बता सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, अनुलेखन की क्रियाविधि को समझाइए, है ना। अनुलेखन की क्रियाविधि को बताना है क्या होती है। ठीक, अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में एक एक पॉइंट को अलग अलग लेकर चलूंगा, है ना। ध्यान से देखना। देखिए, ये मैंने नारंगी पेन से एक पूरा ब्रैकेट में ढक दिया। ठीक, ये पूरा क्या है, डीएनए है। ठीक, आपको लग भी रहा होगा कि डीएनए है, क्योंकि इसका एक स्ट्रैंड 5 से 3 है और दूसरा 3 से 5 है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। ठीक, और इसके ऊपर जो बना है एकल स्ट्रैंड में, ये वाला लाइट ब्लू पेन से देखो कर रहा हूं, ये क्या रहेगा, आरएनए। क्या रहेगा, ये आरएनए। ठीक, फिर इसमें दो साइट रहेंगी। कौन कौन सी साइट रहेंगी, पहली साइट रहेगी प्रमोटर साइट और दूसरी साइट रहेगी टर्मिनेशन, है ना। प्रमोटर साइट, ध्यान से सुनना, प्रमोटर साइट वो साइट रहेगी, उस साइट से मतलब उस स्थल से या उस जगह से डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, क्या होगी, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोटर साइट। और टर्मिनेशन साइट वो साइट रहेगी या वो जगह रहेगी या वो स्थल रहेगा जहां पर डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस खत्म हो जाएगी या एंड हो जाएगी। उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो अभी समझाया, ये फाइनल स्ट्रक्चर है जो बाद में बनेगा, है ना। ये पहले बताया है। ठीक, अब इसमें पहली स्टेप, ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, ध्यान इधर देखो रेड कलर से। ठीक, इसमें लिखा है सिग्मा रिकॉग्नाइजेज प्रमोटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यहां पे ई लिखा है और यहां पे सिग्मा लिखा है, और यहां पे 5 से 3 लिखा है और 3 से 5 लिखा है ना। इतना आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक, अब इसमें क्या है कि सिग्मा एक फैक्टर है। क्या है, सिग्मा एक क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, कारक। सिग्मा क्या रहेगा, एक तरह का कारक रहेगा। ठीक, ये क्या ढूंढेगा, सिग्मा क्या ढूंढेगा, ई ढूंढेगा। ई क्या होता है, प्रमोटर साइट, मतलब जहां से क्या होना है, आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होनी हो, है ना। उसे कौन ढूंढेगा, सिग्मा। समझ में आ गया। ठीक, तो ये किस पे ढूंढेगा, डीएनए पे, है ना। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, पहली प्रोसेस। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये पूरा जो ब्लैक से लगाया मैंने, है ना। आप यहां पर सिग्मा की जगह आप जो लिखा है आप इतना लिख सकते हो, सिग्मा रिकॉग्नाइजेस प्रमोटर, या आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप ब्लैक पेन से लिखी है, ठीक, और रेड पेन से समझाऊंगा। यहां पर देखिए कि जब ई जुड़ गया, ये ई यहां पर जुड़ गया, तो इसमें देखो ये जो सेकंड फेज है, इस सेकंड फेज में क्या रहेगा, जो ई रहेगा, इस ई से क्या होगा, आरएनए बनना स्टार्ट होगा। ये देखो ट्रिपल पी लिखा हुआ है ना। ट्रिपल पी मतलब होता है फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, है ना। यहां से क्या होगा, ये आरएनए बनना स्टार्ट होगा। ये मैंने नारंगी पेन से लगाया है ना। ठीक, यहां से क्या होगा, आरएनए बनना स्टार्ट होगा, मतलब यहां से क्या होगा, आरएनए की लंबाई बननी स्टार्ट होगी, बढ़नी स्टार्ट होगी। मतलब जैसे जैसे ई इस तरफ बढ़ता जाएगा, है ना, ये एरो लगाया, जैसे जैसे ई इस तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आरएनए की लंबाई जो रहेगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। फिर इसमें अगली फेज आएगी कौन सी, तीसरी फेज, ये थर्ड। ठीक, थर्ड में क्या रहेगा,
थर्ड में सिंपल है, कुछ नहीं होगा, जो आरएनए चेन रहेगी वो ग्रोथ करेगी, मतलब क्या होगी, लंबाई में वृद्धि करेगी, जितनी लंबी रहेगी और उससे ज्यादा वो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड फेज रहेगी। फोर्थ फेज में देखिए, ग्रीन कलर से बना रहा हूं, यहां पे देखिए आरएनए की जो एक चेन थी वो लंबी हो गई बहुत, है ना, यहां पर ई जुड़ा है, ई के कारण ही क्या होगा, ये पूरी जो आरएनए की चेन है वो बनेगी। और यहां पर क्या होगा कि एक फैक्टर जुड़ेगा जिसे हम क्या कहेंगे, रो फैक्टर, है ना। कौन सा फैक्टर जुड़ेगा, रो फैक्टर। जैसे ही ये रो फैक्टर जुड़ेगा तो क्या होगा, इस रो फैक्टर के जुड़ने से क्या होगा, ये डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, है ना। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस खत्म होगी तो ये वाली स्टेप पे हम आ जाएंगे जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी कि डीएनए वैसा का वैसा ही रह जाएगा और आरएनए अलग हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड के साथ। डीएनए कैसा रहेगा, डबल स्ट्रैंड में, मतलब द्विकुंडलित, और आरएनए कैसा रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड में, मतलब एक ही इसमें कुंडल रहेगा। इसको यहां से लिखना है, आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से संदेशवाहक आरएनए पर स्थानांतरण अनुलेखन या अनुलिपिकरण कहलाता है ना। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना या डीएनए की सूचनाओं का आरएनए पर स्थानांतरित होना, है ना, यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृति के लगभग समान होती है। मतलब जैसे डीएनए की कॉपी बनती है, ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक डेफिनेशन होगी इसकी, क्या होगी, डेफिनेशन। ठीक, फिर आपको यहां से लिखना है इसे, ये सबसे नीचे आएंगे, 1 नंबर लिखा हुआ है, देखो मैं और उसको ऊपर कर देता हूं, ये है ना। इस आपको यहां से लिखना है, फिर वर्धन से अनुबंधन पर आरएनए श्रृंखला का समारंभन, है ना। वर्धन से मतलब क्या रहेगा, डीएनए वैसा का वैसा ही रहेगा लेकिन आरएनए श्रृंखला का क्या होगा, बनना प्रारंभ हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना प्राप्त होने पर सर्वप्रथम डीएनए द्विकुंडलन के उस भाग से हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाते हैं जिससे आरएनए संश्लेषण का आरंभ होता है ना। पहले क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन अलग होगा जिससे क्या होगा, वहां से आरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो। इसके परिणाम स्वरूप डीएनए के इस क्षेत्र में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम अनावृत हो जाते हैं। अनावृत मतलब खुल जाते हैं। ठीक, डीएनए पर उपस्थित प्रारंभ सिग्नल को वर्धक सिग्नल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, वर्धक सिग्नल कहते हैं। प्रमोटर साइट, जहां से क्या होगा, इसका आरएनए बनने की प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट होगी। ठीक, इसमें जो रहेंगे 2 अलग अलग बॉक्स रहेंगे, है ना। इसमें आपको इतनी डिटेल नहीं लिखनी, आपको फर्स्ट और ये सेकंड दोनों पॉइंट नहीं लिखने हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसके 2 खंड होते हैं, लेकिन इतना डिटेल में ज़्यादा हो जाएगा वो। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको, आरएनए बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, है ना। जब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो क्या होगा, आरएनए की श्रृंखला जो होगी वो बढ़ना स्टार्ट होगी, है ना। हमने देखा भी था सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, आरएनए की जो श्रृंखला है वो बढ़ रही है ना। तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के अनुक्रम की सही प्रतिलिपि करता है तथा डीएनए का केवल एक सूत्र ही अनुलेखित करता है।
है ना। डीएनए के दो सूत्र थे, एक 5 से 3 और एक 3 से 5, लेकिन आरएनए का संश्लेषण केवल एक सूत्र पे होगा, दोनों पे नहीं होगा। ठीक है, आरएनए रज्जु का दीर्घीकरण केवल 5 से 3 दिशा में ही होता है ना। डीएनए का निर्माण भी इसी दिशा में होगा और आरएनए का भी इसी दिशा में। इसमें लगभग 30 न्यूक्लियोटाइड्स प्रति सेकंड की दर से जुड़ते हैं, है ना। इतने मतलब एक सेकंड में 30 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। सर्वप्रथम जुड़ने वाला न्यूक्लियोटाइड सदैव एयूजी होता है। एयूजी से ही क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट रहेगा अनुलेखन का समापन। समापन में क्या रहेगा, आरएनए संश्लेषण के अनुलेखन का समापन जीन के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित समापन स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज के पहुंचने के फलस्वरूप होता है। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए श्रृंखला से अलग हो जाता है और इसी के साथ आरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको लिखना है। ठीक, इसमें सिंपल है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है, इसमें पहला पॉइंट पढ़ा है वर्धन से अनुबंधन पर आरएनए का समारंभन, है ना। तो सिंपल इसमें क्या रहेगा कि पहले क्या होगा कि इसमें प्रमोटर साइट होगी, प्रमोटर साइट ढूंढेंगे। प्रमोटर साइट कहां से, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट करनी है ना। फिर क्या होगा, आरएनए की जो श्रृंखला है उसका दीर्घीकरण होगा, मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी। और लास्ट में क्या होगा, आरएनए श्रृंखला का समापन हो जाएगा, है ना। आरएनए श्रृंखला का समापन जो रहेगा इसका तीसरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। ये हमने कौन सी प्रोसेस देखी, डीएनए से आरएनए बनने की। और जो आरएनए भी बनेगा, स्पेसिफिक ध्यान से सुनिएगा, डीएनए से आरएनए हमने पढ़े थे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन इसमें जो आरएनए बनेगा डीएनए से वो केवल एमआरएनए प्रकार का बनेगा। ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या रहेगा, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस हम देखेंगे, है ना। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस देखेंगे। उसमें क्या रहेगा, देखो हमने कौन कौन से आरएनए देखे थे। पहला देखा था एमआरएनए ना, दूसरा हमने देखा था टीआरएनए और तीसरा देखा था आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए जो काम करेगा वो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगा, है ना। टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो अम्ल को लेकर आएगा, मतलब स्थानांतरित करेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए, है ना। और आरआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा इन दोनों की हेल्प से। किनकी हेल्प से, एमआरएनए और टीआरएनए की सहायता से। ठीक है, कैसे करेगा वो अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि एमआरएनए संदेश भेजेगा, क्या संदेश भेजेगा वो उस टाइम बताऊंगा। टीआरएनए ट्रांसफर करेगा और आरआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण करेगा। अब प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा सुन लो। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या रहेगी, अमीनो अम्ल। कल जो टेबल बनी थी आनुवांशिक कोड की, उसमें क्या लिखे हुए थे, अमीनो अम्ल लिखे हुए थे, है ना। अमीनो अम्ल मतलब जब 51 अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, प्रोटीन का एक अणु बन जाता है ना। अब 51 में डिवाइड होता है, डिवाइड क्या होता है, 31 और 20, है ना। 31 अल्फा चेन होती है और 20 बीटा चेन होती है। मतलब 31 अमीनो अम्ल अल्फा चेन में रहेंगे और 20 अमीनो अम्ल बीटा चेन में रहेंगे। दोनों मिलकर क्या बना लेती है, 51, है ना।
और इसके बाद जब 51 बन जाएंगे तो प्रोटीन का एक अणु बन जाएगा। ये जो बताया प्रोटीन के बारे में और आरएनए के बारे में, इनमें किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना, मेरे से चेंज नहीं हो पाया। यहाँ पे अनुलेखन नहीं है, यहाँ पे क्या है? अनुवादन। ठीक है ना? अनुवादन की क्रियाविधि को समझाइए ना, ये क्वेश्चन रहेगा। अनुवादन की क्रियाविधि को समझाएं। ठीक, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा? डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस देख ली है ना। फिर हमने क्या देख ली? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है ना, जिसे हम अनुलेखन कहेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस, जिसे हम क्या कहेंगे? अनुवादन। ठीक है ना। अब बनता कैसे है प्रोटीन? उसकी मेथड है, उसमें 3 स्टेप रहेंगी है ना। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को। पहला आपने देखा होगा लिखा हुआ है इनिशिएशन है ना। इनिशिएशन को हम बोलते हैं आरंभक या प्रारंभ। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरंभक या प्रारंभ। यहां पे आपको दिख रहा होगा एमआरएनए है ना। मतलब डीएनए से जो आरएनए बनता है वो कौन सा बनता है? एमआरएनए है ना। और एमआरएनए से ही क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ठीक, अब इसमें देखिए 2 अलग अलग कोडॉन आपको दिख रहे होंगे। पहला इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन कौन सा रहेगा? AUG। ठीक है, कौन सा रहेगा? AUG। साथ में क्या रहेंगे? इसके एंटी कोडॉन रहेंगे। एंटी कोडॉन मतलब जस्ट उसका उल्टा। ठीक, फिर इधर आपको इनिशिएशन फैक्टर दिख रहा होगा। इनिशिएशन फैक्टर में आपको 30S यूनिट दिख रही होगी है ना। राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का होता है, जिसमें 2 सब यूनिट रहेंगी इसकी, एक 50S और एक 30S है ना। ये क्या होती है? राइबोसोम की यूनिट होती है, मतलब राइबोसोम की क्या रहेंगी? इकाई रहेगी। ठीक है ना। तो ये पूरा एमआरएनए है। इस एमआरएनए पे क्या हमने देखा? इनिशिएशन कोडॉन देखा, क्या रहेगा? AUG। फिर एंटी कोडॉन रहेगा। यहां पर देखो क्या है? अब टीआरएनए, ये नारंगी पेन से लगाया टीआरएनए। और साथ में क्या लिखा? मेट। मेट मतलब अमीनो अम्ल है, जिसे हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटफॉर्मिन। ठीक है, ये यहां पर आकर जुड़ा हुआ है पहली है ना। अभी हमने उसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक, अब हम उसे डिस्टर्ब करेंगे। ठीक, सेकंड, ये हमारी क्या थी? पहली स्टेप थी। पहली स्टेप में सिंपल है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल नाम है और उन्हें समझाए। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि देखिए यहां पर ये 50S जो यूनिट है राइबोसोम की, यहां पर आकर क्या होगा? जुड़ जाएगी। क्या होगा? यहां पर आकर जुड़ जाएगी। यहां पर आकर जुड़ने के कारण क्या होगा? आरएनए में 2 साइट बन जाएंगी। एक बन जाएगी P साइट और एक बन जाएगी A साइट। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली साइट कौन सी बनेगी? P साइट। और दूसरी कौन सी बनेगी? A साइट। बाकी मेट वैसा ही लिखा है और टीआरएनए भी इसके साथ है। ठीक है, टीआरएनए भी इसके साथ है, सेम है। बाकी क्या हुआ है? अभी 30S यूनिट थी, इसलिए यहां पर इनिशिएशन कोडॉन था और एंटी कोडॉन था। अब क्या हुआ? जैसे ही 50S यूनिट जुड़ी तो यहां पर 2 साइट बन गई। कौन सी साइट बन गई? एक P साइट और एक A साइट। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। जो टीआरएनए का काम रहेगा, वो टीआरएनए का ये काम रहेगा कि अमीनो अम्ल को कहां पर लेकर आना? A साइट पर लेकर आना। कहां पर लेकर आना? A साइट पर। वो A साइट से कहां ट्रांसफर होगा? P साइट पर। और जैसे ही P साइट पर ट्रांसफर होगा तो जो मेट लिखा हुआ है, मेटफॉर्मिन, ये उससे क्या होगा? जुड़ जाएगा। इसके जुड़ने से क्या होगा? एक श्रृंखला बनेगी। हमें श्रृंखला बनानी, क्यों बनानी? क्योंकि हमें कितने अमीनो अम्ल जोड़ने? 51 अमीनो अम्ल। ये तो एक ही जोड़ा है ना, ये एक ही जोड़ा है। हमें कितने जोड़ने? 51। तो 51 जुड़ेंगे कैसे?
कि कोई भी अमीनो अम्ल पहले कहां पर आकर जुड़ेगा, ए साइट पे, फिर वो कहां ट्रांसफर होगा, पी साइट पे, और जैसे ही पी साइट पे ट्रांसफर होगा तो वो क्या होगा, जो अमीनो अम्ल वहां पर पहले से ही प्रेजेंट होगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे, देखो इसमें समझ में आएगा सेकंड वाली स्टेप एलोंगेशन में, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घीकरण, है ना। एलोंगेशन में समझ में आएगा। देखो यहां पर पी साइट मैंने आपको समझा दी थी, है ना, ए साइट मैंने आपको बता दी थी, ठीक। फिर यहां पर मेट लिखा हुआ है, एलोंगेशन के नीचे देखिएगा, है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि ये देखो प्रो आ रहा है, ये प्रो, है ना, प्रो क्या है, अमीनो अम्ल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोलिन, है ना। तो ये कहां पर आ रहा है, ए साइट पर, लेकर कौन आ रहा है, टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या रहेगा, ट्रांसफर करने का। लेकिन ये प्रोलिन को ही क्यों लेकर आ रहा है, ये संदेश किसने भेजा, एमआरएनए। एमआरएनए बताया कि भाई साहब मेट फॉर्मिन के बाद प्रोलिन चाहिए, तो ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, टीआरएनए। तो ये किसको लेकर आया, प्रोलिन को। प्रोलिन को कहां लेकर आएगा, ए साइट पर। ए साइट से वो कहां ट्रांसफर होगा, पी साइट पर, है ना। जब पी साइट पे ट्रांसफर होगा तो इसकी सेकंड स्टेप में देखो मेटफॉर्मिन से प्रोलिन जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, मेटफॉर्मिन से प्रोलिन जुड़ जाएगा। अब इसके थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में अब क्या आया, टी वाई आर आया। टी वाई आर मतलब टायरोसिन आया। टायरोसिन कहाँ आया, ए साइट पर, और बाद में ये भी क्या हुआ, लास्ट फेज में टायरोसिन जुड़ गया। तो मतलब श्रृंखला बढ़ रही है। अभी तक कितने जोड़ दिए हमने, 3। ऐसे ही क्या होगा, कंटिन्यू आते आते कितने जोड़ जाएंगे, 51। समझ में आया। एलोंगेशन का मतलब क्या होगा, जब तक 51 अमीनो अम्ल नहीं जुड़ेंगे तब तक एलोंगेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब दीर्घीकरण की प्रोसेस चलती रहेगी, है ना। ये एक स्ट्रक्चर में बताया केवल। और थर्ड फेज कौन सी आएगी, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में देखो क्या होता है, इसका पहले स्ट्रक्चर में देखो टर्मिनेशन कोडॉन लगेगा पहला। तो कौन सा लगेगा कोडॉन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कोडॉन 3 बताए थे, जिसमें से एक याद आ रहा है मुझे, कौन सा बताया था, यूएए। जैसे ही यूएए यहां पर जुड़ जाएगा पी साइट और ए साइट से, तो जो चेन बन रही थी ये वाली, है ना। देखो पहले मेटफॉर्मिन जोड़ा, फिर प्रोलिन जोड़ा, फिर टायरोसिन जोड़ा, फिर एलेनिन जोड़ा, फिर ल्यूसिन जोड़ा। तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही जब 51 अमीनो अम्ल की चेन जुड़ जाएगी तब क्या होगा, ये पूरी चेन अलग हो जाएगी, है ना। और जब ये पूरी चेन अलग हो जाएगी तो इसके सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए टीआरएनए भी अलग हो जाएगा, और इसके एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, H2N, और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, COOH। एक तरफ H2N जुड़ेगा और एक तरफ क्या जुड़ेगा, COOH, है ना। H2N क्या होता है, अमीनो ग्रुप। आपने अगर IUPAC नेमिंग पढ़ी है 11th में, है ना। और COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक तरफ क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, और एक तरफ क्या रहेगा, H2N रहेगा, और इनके बीच में क्या रहेगा, पूरे अमीनो अम्ल, है ना। और अमीनो अम्ल जिस बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे उस बंध को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध, है ना। और बहुत सारे पेप्टाइड बंध हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, एक पूरा प्रोटीन का निर्माण इस तरह से हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, अनुवादन। अब ये बताइए इसके आंसर में देखिए, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण या डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन की भाषा में
अनुवाद होने की क्रिया को अनुवादन कहते हैं। ठीक है ना। इसमें आपको केवल स्टेप्स के नाम लिखने हैं, क्योंकि इनकी स्टेप्स अगर हम लिखते हैं तो बहुत बड़ी होती हैं, तो आपको आंसर इतना ही लिखना है इसका। पहला पॉइंट क्या लिखना है, अमीनो अम्लों का सक्रियकरण। ठीक है, पहले क्या होंगे, अमीनो अम्ल सक्रिय होंगे। फिर सेकंड पॉइंट याद आ जाएगा, टीआरएनए के साथ सक्रिय अमीनो अम्लों का जोड़ना, है ना, टीआरएनए ही लेकर आएगा। फिर पॉलीपेप्टाइड का संभारण, मतलब जो श्रृंखला रहेगी वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब अमीनो अम्ल जुड़कर श्रृंखला बनाएंगे, है ना। फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि, और लास्ट में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। अब आप चाहें तो आपकी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं, है ना, हर एक बुक में बड़ा दिया हुआ है, और आप इतना ही आंसर लिखेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक ओपेरॉन का वर्णन कीजिए, है ना। लेक ओपेरॉन होता क्या है उसके बारे में बताना है ना। पहले आप स्ट्रक्चर समझ लें, बाकी तो फिर समझ ही लेंगे कि लेक ओपेरॉन होता क्या है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है लेक ओपेरॉन का। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। पहले आप देख लें इसे, 1 2 3 और ये 4 में कर दिया डिवाइड। ठीक। अब इस लेक ओपेरॉन में क्या बताया है कि जो हमने अभी तक देखा कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, या डीएनए से आरएनए बन रहा है, या आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इन तीनों प्रोसेस को एक साथ बताया है ना। उसे हम क्या कहेंगे, लेक ओपेरॉन, है ना। ये 2 साइंटिस्ट हैं, जेकब एंड मोनार्ड, है ना। इन दोनों ने बताया कि ये तीनों प्रोसेस किसी भी सेल के अंदर साथ में चलती हैं, है ना। साथ में मतलब क्या, कि डीएनए से डीएनए बनना, फिर डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से प्रोटीन बनना एक साथ होती है। अगर डीएनए से डीएनए बना तभी आरएनए भी बनेगा और तभी प्रोटीन भी बनेगा, है ना। तो ये लेक ओपेरॉन के बारे में मतलब लेक ओपेरॉन इसकी जानकारी हमें देता है ना। इसमें पहले क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए। ठीक है, डीएनए। फिर इसमें क्या आएगा, रेगुलेटरी जीन। क्या आएगा, रेगुलेटरी जीन। इस रेगुलेटरी जीन में 2 अलग अलग तरह का रहेगा, एक रिप्रेशर रहेगा और एक नॉन रिप्रेशर रहेगा। एक रिप्रेशर रहेगा और एक नॉन रिप्रेशर रहेगा। ध्यान से सुनना, एक रिप्रेशर और एक नॉन रिप्रेशर, है ना। यहाँ पे नीचे भी लिखा है, आप देख सकते हैं, एक्टिव रिप्रेशर, है ना। तो यहाँ पे रेगुलेटरी जीन में 2 तरह के अलग अलग कंटेंट होंगे, एक रिप्रेशर रहेगा और एक नॉन रिप्रेशर रहेगा। ठीक। जो रिप्रेशर अगर यहाँ पर एक्टिव होगा, ध्यान से सुनना, अगर रिप्रेशर यहाँ पे एक्टिव होगा तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, और यदि नॉन रिप्रेशर रहेगा तभी क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। मतलब ये तभी कहां जाएगा, प्रमोटर जीन पर। समझ में आया, है ना। मतलब रिप्रेशर और नॉन रिप्रेशर का खेल है यहाँ पे, कि अगर एक प्रेजेंट रहा रिप्रेशर तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, वहीं रुक जाएगा। नॉन रिप्रेशर रहेगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये स्टार्ट होता है डीएनए से आरएनए तो ये कहाँ जाएगा, प्रमोटर जीन पे, है ना। प्रमोटर जीन पे क्या होगा, यहाँ पर आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एंजाइम कौन हेल्प करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ये याद आ रहा होगा आपको, अभी पढ़ा है हमने, है ना। फिर थर्ड फेज में क्या होगा, अब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो ये कहाँ बनेगा, ऑपरेटर जीन पे। कहाँ बनेगा, ऑपरेटर जीन पे। तो यहां पर क्या होगा, प्रोटीन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कहां पे, थर्ड फेज में। ठीक है। और ये जो है, ये सब क्या रहेंगे, स्ट्रक्चरल जीन रहेंगे, काय के, इसी के, लेग जेड, लेग वाई और लेग ए, है ना, जिनके विषय में हम आगे देखेंगे। मेन फंडा जो है 3 स्टेप का है ना, 3 स्टेप का है। पहला डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ठीक है। ये रेगुलेटरी जीन पे होता है, डीएनए से आरएनए प्रमोटर जीन पे, और ये लास्ट में ऑपरेटर जीन पे। ठीक है।
ना। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है? लिखना है प्रेरण और दमन। प्रेरण मतलब स्टार्ट होना और दमन मतलब खत्म होना, ठीक है ना। प्रेरण एवं दमन की क्रिया को समझाने के लिए एफ जेकब तथा जे मोनॉड ने जीन नियंत्रण संबंधी एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे ओपेरॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओपेरॉन जीनों के समूह का वह समन्वय तंत्र है जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित होते हैं, है ना। कैसे अनुलेखित होंगे? डीएनए से अनुलेखित होंगे। मतलब सिंपल इतनी लाइन में क्या समझ में आ जाएगा कि डीएनए से प्रोटीन बनने तक की प्रोसेस हम इसमें देखेंगे, है ना। कौन कौन से जीन रहेंगे इसमें? देखिए छोटे छोटे जीन है, छोटे छोटे नाम है। पहला हमने देखा था नियंत्रक जीन, है ना, रेगुलेटरी जीन लिखा हुआ था पहला, ठीक है। यहां पर देखिए रेगुलेटरी जीन में इस प्रकार के जीन से ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो या तो सक्रिय अवरोधक मतलब रिप्रेशर या निष्क्रिय एपोप्रेशर होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। या तो वो अवरोध करेगा, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रेशर। अवरोध मतलब रोकने वाला, जो डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस रोक देगा। या फिर निष्क्रिय रहेगा, जो डीएनए से आरएनए बनने देगा, है ना। फिर सामान्यतः रेगुलेटरी जीन को निरोधक जीन भी कहा जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन दो रूपों में कार्य करते हैं। जब प्रेरक मतलब डीएनए रिप्रेसर से जुड़ता है तो इसके अणु को इस प्रकार विकृत कर देता है कि वह ऑपरेटर साइट एवं ऑपरेटर जीन को नहीं पहचान पाता, मतलब डीएनए से आरएनए नहीं बन पाता, ठीक है। फिर प्रेरक प्रोटीन की अनुपस्थिति में सक्रिय रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जुड़ जाता है एवं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। इसके चलते संरचनात्मक जीन एमआरएनए नहीं बना पाते एवं प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है ना। ये प्रोटीन के बारे में बताया कि ऐसा उसमें भी होगा, ठीक है। इसको आपको यहां तक लिखना है, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट है इसका प्रमोटर जीन, है ना। प्रमोटर जीन पे क्या रहेगा? आरएनए बनेगा ना। प्रमोटर जीन, यह जीन रेगुलेटरी जीन अर्थात नियंत्रक जीन एवं ऑपरेटर जीन के मध्य होता है। यह जीन ओपेरॉन का आरंभिक बिंदु होता है। यहीं पर इसी स्थल से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ओपेरॉन से जुड़ता है तथा संरचनात्मक जीन के अनुलेखन का समारंभन करता है। मतलब क्या होता है? अनुलेखन स्टार्ट हो जाता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अतः ओपेरॉन का वह भाग जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है तथा एमआरएनए का अनुलेखन करता है, प्रमोटर जीन कहलाता है, ठीक है ना। अगर आपने स्ट्रक्चर समझ लिया होगा तो लैंग्वेज आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड है ऑपरेटर जीन, है ना। इसको आपको यहां से लिखना है, ये लाइट ब्लू पेन से लगाया। यह या तो नियंत्रक अणु से जुड़कर अनुलेखन की क्रिया शुरू करने में मदद करता है,
या रिप्रेसर प्रोटीन से मिलकर इस क्रिया को शुरू ही नहीं होने देता, मतलब प्रोटीन नहीं बनने देता। इस स्थिति में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के मार्ग में यह अवरोधक का कार्य करता है। ठीक है, फिर लास्ट आएगा संरचनात्मक जीन, जिसमें हमें 3 अलग अलग नाम दिखे थे। इनका क्या काम रहेगा, ये डीएनए के उस खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण की सूचना सन्निहित होती है ना, यहीं तक ही लिखिए आप इसको। ठीक है, जिन पर क्या रहेगी, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। ये कितने प्रकार के रहेंगे, 3 प्रकार के। केवल नाम लिखें आप, लेग जेड, लेग वाई और लेग ए। समझ में आया। संरचनात्मक जीन का कितना लिखना है, केवल वो जीन जिन पर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचना संचित हो, है ना, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक जीन। ठीक है।